हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज को। इसको डिस्कस करने का रीजन क्या है? एक तो कंपनी का अभी हाल फिलहाल में मार्च क्वार्टर 2026 का रिजल्ट है, तो वहाँ पे हम कंपनी के रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका इन फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, बिजनेस को लेकर क्या नजरिया रहने वाला है और कैसे वो बिजनेस करने वाले हैं, उस चीज़ को हम डिटेल से समझेंगे। और उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न को डिटेल से समझेंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम बिजनेस की बात करते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी का बिजनेस क्या है? कंपनी का मेन बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? अगर आसान भाषा में इस चीज को समझें तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो दूसरी बड़ी ब्रांड्स के लिए उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं। डिक्सन खुद के ब्रांड नेम से प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, बल्कि ये सैमसंग, जियोमी, पैनासोनिक, फिलिप्स वगैरह बड़े ब्रांड्स के लिए बैक एंड फैक्ट्री का काम करती है। यानी उनके प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं और फिर उनका लेबल लगा के वो कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा कब हुआ था? जब गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया की जब मुहिम चलाई थी कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जो इंडियन वर्कर हैं उनको अधिक से अधिक काम मिल सके, और भी बाकी रीजन्स की वजह से। ओके, तो उस चीज का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हुआ था डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंस, सीसीटीवीज एंड मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। मार्केट कैप्स 67,642 करोड़, स्टॉक पी 47, ROCE 42%, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 37.4%, प्रमोटर होल्डिंग 28.7%, और प्लेज परसेंट यहाँ पे 0 है, और डिविडेंड भी कंपनी नाम मात्र का देती है 0.08%, और डेब्ट टू इक्विटी ओनली 21%। अब पी रेशियो की बात करें यहाँ पे, तो 5 साल और 3 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो जो करंट का पी है वो मीडियन पी से काफी चल रहा है, काफी नीचे चल रहा है। ना केवल नीचे चल रहा है बल्कि अभी हद से ज्यादा सस्ता है यहाँ पे, है ना। जो मीडियन पी है वो कितना है, कितने का है? 117.9 का, 3 साल के टाइम फ्रेम पे देखें, और करंट में चल रहा है अभी 47 का। अब अगर रिजल्ट की बात करें, मार्च 2026 की सेल्स कितने की थी? मार्च 2025 में 10,293 करोड़, वो बढ़ के कितनी होंगी? 10,511। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट यहाँ पे जरूर थोड़े कम हुए हैं, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 443 करोड़ था, वो कितना हुआ है? 408 करोड़। ओपीएम परसेंट यहाँ पे 4% मैनेजेबल है। फिर एक जो नेट प्रॉफिट है उसके कम होने का रीजन क्या है? एक तो है जो अदर इनकम, मार्च 2025 में 265 करोड़ की थी, वो इनके घट के हो गए 90 करोड़ के, है ना। नेट प्रॉफिट देखें तो 465 करोड़ था, और अभी कितना आया है? 298 करोड़। ये था क्वार्टरली बेसिस पे। अब एक बार हम इसकी ओवरऑल ग्रोथ देख लेते हैं पिछले 12 सालों में, 11-12 साल में। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाके देखते हैं। मार्च 2015 में जो सेल्स 1201 करोड़ की थी, वो अब कितनी हो गई? बढ़ के 48,873 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 करोड़ से बढ़ के 1867 करोड़। और ओपीएम परसेंट भी यहाँ पे मैनेजेबल है, 4%। और अगर हम 2026 की बात करें तो डेप्रिसिएशन भी हाईएस्ट एवर है। डेप्रिसिएशन हाईएस्ट एवर का मतलब क्या है कि कंपनी जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका अच्छा खासा इस्तेमाल कर रही है और कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखें हम, मार्च 2015 में कितना था? 13 करोड़ का, वो बढ़ के कितना हो गया मार्च 2026 में? 1644 करोड़ का। और उसी चीज का रिजल्ट है कि ईपीएस 236.61, 236.61 का यहाँ पे ईपीएस है, हाईएस्ट एवर है।
रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल के, 5 साल, 3 साल के देखें तो 31%, 30% से ऊपर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें लास्ट 3 ईयर की तो 77%। और सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, 3 साल में 59% और 5 साल में 50%। और लास्ट 12 मंथ की बात करें तो 26% है। अब अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखें तो रिजर्व 82 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, 4665 करोड़। हाइएस्ट एवर। बोरोइंग्स यहाँ पे जरूर बढ़ी हैं, लेकिन बोरोइंग्स के साथ साथ हम एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट बढ़े हैं यहाँ पे। मार्च 2025 में बोरोइंग्स कितनी थी, 671 करोड़ की, और अब कितनी होगी, 994 करोड़। और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के बढ़े हैं। फिक्स्ड एसेट में देखें तो यहाँ पे प्लांटेड मशीनरी, बिल्डिंग्स और लैंड वगैरह यहाँ पे बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो बोरोइंग ले रही है वो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ले रही है। और CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, भी हाईएस्ट एवर है। जब यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी, रेवेन्यू जनरेट होगी वहां से सीधा सीधा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। कैश की बात करें, कंपनी के पास कैश कितना है, 941 करोड़ का। अगर ये 941 करोड़ अपनी बोरोइंग्स चुकाने में यूज में लेते हैं तो ओनली 50 करोड़ की कंपनी के पास बोरोइंग्स बचती हैं। तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो नामात्र का कर्जा है। ये भी हम मान सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अगर मार्च 2019 की बात करें तो 2019 को छोड़ के 2015 से लेकर 2026 तक, 2019 के अलावा एक भी साल इनका ऐसा नहीं गया जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस हो। बल्कि जितना पैसा ये कमाते हैं उन सारा का सारा पैसा इनका बुक्स में आ रहा है। और यहाँ पे रेशियोज में जाके देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC, ये भी हाईएस्ट एवर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो पब्लिक के पास कितना है, 24.87%। उसमें से 6.25% है कमला बचाने, और अतुल बिहारी लाल के पास कितना है, 3.28%। तो लगभग 9.5% के आसपास होल्डिंग है वो इन लोग के पास है। तो ये लगभग 15.5% के आसपास होल्डिंग पब्लिक के पास है। बाकी 84% के आसपास, 84 to 85% होल्डिंग्स है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कौन कौन आते हैं, जैसे FI, DI, HNI वगैरह, है ना। तो यहाँ पे सारे नंबर बहुत ही बेहतरीन है। और अगर हम यहाँ पे देखें इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर, जो 2022 में 1.2 मिलियन था, ये 1.8 मिलियन हो गया। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी कंपनी की ग्रोथ नजर आ रही है हमें। यहाँ पे कंपनी ना केवल ओनली मोबाइल फोन वगैरह ये करती है असेंबल, जैसे LED है, रेफ्रिजरेटर है, LED टीवी वगैरह हैं, ये भी कंपनी असेंबल करती है। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें हम एक बार यहाँ पे, तो डिक्सन जो है ये भारत में LED टीवी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इनके पास पूरे देश की LED टीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का एक बड़ा हिस्सा है। और मोबाइल एंड EMS डिवीजन, होम अप्लायंस में जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह, और लाइटिंग प्रोडक्ट्स जैसे LED बल्ब्स, बैटन्स वगैरह ये बनाते हैं और असेंबल भी करते हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि हम इनकी फ्यूचर ग्रोथ को भी लेकर यहाँ पे उस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे ये कॉन कॉल वाला सेक्शन है जो डॉक्यूमेंट्स में, इस कॉन कॉल में हम AI समरी को ओपन करेंगे। उसको मैंने ओपन कर रखा आप लोगों के लिए ऑलरेडी, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है। एक बार दोबारा से हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, है ना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 / 2026 एंड बैलेंस शीट पोस्चर, इसको थोड़ा थोड़ा समराइज करके हम मोटा मोटा समझ लेते हैं। कमाई और मुनाफा, यानी कैसा रहा पिछला साल। बड़ी कमाई, कंपनी ने पिछले साल 48,893 करोड़ का बिजनेस किया, जो पिछले साल से 26% ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 रेवेन्यू 48,893 करोड़, ईयर ऑन ईयर 26% ज्यादा है ये। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे ये मुनाफा कितना रहा है, 845 करोड़ का, 20% की यहाँ पे भी वृद्धि रही है यहाँ पे। फिर खास बात क्या है, कंपनी के पास नगद पैसे, फ्री कैश फ्लो है, वो कितने का है, अच्छा खासा कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। और डिस्पाइट ए स्लगिश बिजनेस
environment, it generated 1058 करोड़ ऑपरेटिंग कैश एंड फ्री कैश ऑफ 700 प्लस करोड़, 700 करोड़ से ज्यादा का फ्री कैश है आफ्टर कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब बिजनेस में इन्होंने लगाने के बाद भी इनके पास 700 करोड़ का कैश अभी बचा हुआ है। विद आरओसी 44.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.1% एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ -8 डेज। वर्किंग कैपिटल साइकिल -8 दिन का मतलब क्या है कि इन्हें जो अपना पैसा है वो ज्यादा दिन फंसाना नहीं पड़ता है। अब ये है जैसे मैक्रो इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट एंड नियर टर्म हेडविंड्स। आने वाली चुनौतियां, डर किस बात का है? सिंस मार्च 2026 मैनेजमेंट फ्लैग्ड राइजिंग टेंशंस। मार्च 2026 से दुनिया में तनाव बढ़ने की वजह से माल ढोने का खर्चा और कच्चा माल जैसे मेमोरी चिप्स महंगा हो गया। मेमोरी चिप्स का महंगा होने का एक तो मेन रीजन हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। मेमोरी चिप्स वगैरह हैं जैसे ये ताइवान और फिर साउथ कोरिया में ज्यादा बनती हैं। वहां की जो पूरे देश को जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा इन कंपनियों को चाहिए होता है जो मेमोरी चिप्स बनाती हैं। फिर इनकी जो एनर्जी का जो थे जैसे क्रूड ऑयल वगैरह है, गैस वगैरह है, ये इनके कहाँ से जाता था? एनर्जी वाला से सामान ये जाता था गल्फ कंट्रीज से। और जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है तो इनकी जो वो एनर्जी वाले थे जैसे क्रूड ऑयल वगैरह है, उनकी जो नेचुरल गैसेज हैं उनकी सप्लाई बंद हो गई वहां से। तो उस वजह से इनका प्रोडक्शन है वहां पे वो रुक गया और इसलिए इसकी जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस यहाँ पे महंगी हो गई। फिर डिमांड में कमी, चिप्स महंगे होने से जो मेमोरी चिप जो मोबाइल में चिप्स वगैरह लगती हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिकल चिप्स जो भी लगती हैं जैसे मोबाइल फोन्स हैं, एलईडी टीवीज हैं, एलईडी बल्ब वगैरह हैं, लैपटॉप वगैरह हैं, इनके महंगे होने से मोबाइल और लैपटॉप की कीमतें बढ़ सकती हैं जिससे लोग शायद कम खरीदारी करें। हालांकि कंपनी का कहना है कि उनके पास सामान बनाने के लिए पार्ट्स की कोई कमी नहीं है, बस कीमत का असर है। मोबाइल फोन बिजनेस की बात करें, वीवो के साथ पार्टनरशिप, कंपनी को बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027। जैसे मंजूरी मिलेगी डिक्सन हर साल 2 से 2.2 करोड़ एक्स्ट्रा फोन बनाएंगे, है ना? जैसे वीवो जॉइंट वेंचर ये यहाँ पे दे रखा है, इफ अप्रूव्ड एनुअलाइज इंक्रीमेंटल वॉल्यूम इंडिकेट्स एट 22 to 20 से 22 मिलियन यूनिट्स डिपेंडिंग ऑन टाइमलाइन। अनदर 20-22 मिलियन यूनिट्स कैन बी एडेड ऑन एनुअलाइज बेसिस आफ्टर नोटिंग Vivo had sold 35 million units in prior year। और एक्सपोर्ट की बात करें यहाँ पे, एक्सपोर्ट फीचर्स फोन्स एंड स्मार्टफोन्स। अब कंपनी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में भी फोन और फीचर फोन भेजने की तैयारी कर रही है। बदलाव की बात करें यहाँ पे, मोबाइल फोन बनाने पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी पीएलआई अब कम हो रही है जिससे मुनाफे पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन कंपनी इसे दूसरे तरीकों से मैनेज कर लेगी। नए बड़े प्रोजेक्ट्स क्या हैं कंपनी के? डिक्सन अब सिर्फ सामान जोड़ना यानी असेंबल करना नहीं बल्कि उनके पुर्जे भी खुद बनाना चाहती है। जैसे डिस्प्ले की बात करें हम, स्क्रीन, HKC कंपनी के साथ मिलकर डिक्सन अब मोबाइल और गाड़ियों की स्क्रीन खुद बनाएगी। इसका उत्पादन 2027 की शुरुआत तक बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। कैमरे की बात करें, फोन के कैमरे बनाने की क्षमता को भी दोगुना किया जा रहा है। और आईटी हार्डवेयर की बात करें हम, लैपटॉप और टैबलेट बनाने का काम तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि इस साल इस सेगमेंट से 4,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई होगी। और जैसे ये जो अफ्रीका में वगैरह में है, ये अपना जो बिजनेस करने की बात करें यहाँ पे, जैसे अमेरिका और अफ्रीका में फोन भेजने की तैयारी करें तो इनका रफ आइडिया वो कितना है, विल टेक अस अप टू ऑलमोस्ट 50 मिलियन यूनिट्स, 5 करोड़, है ना? तो ये नंबर बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इस चीज से हमें समझ में क्या आता है? इस चीज से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे जब सेल्स बढ़ेंगे तो अच्छी खासी कंपनी की रेवेन्यू जनरेट होने वाली है। अच्छा खासा कंपनी के पास यहाँ पे स्कोप है।
अगर अदर सेगमेंट की बात करें हम, वॉशिंग मशीन और फ्रिज, डिक्सन अब बड़ी और हाई टेक मशीनें 16 केजी और 18 केजी की वॉशिंग मशीनें बना रही है। फ्रिज के मामले में वो अपनी फैक्ट्रियों को बड़ा कर रहे हैं। लाइटिंग की बात करें, बल्ब और लाइट के बिजनेस को दोगुना करने का लक्ष्य है, खासकर विदेशों, यूएस और यूरोप के बड़े स्टोर से ऑर्डर मिले हैं। ये सारी चीज यहाँ पे जो कौन कौन समझी, यहाँ पे पूरा दे रखा है इसमें। इंडस्ट्रियल सामान कंपनी अब उच्च मुनाफे वाले इंडस्ट्रियल ईएमएस जैसे मशीनों के सर्किट के क्षेत्र में उतरने के लिए एक नई टीम बना रही है और किसी दूसरी कंपनी को खरीदने पर भी विचार कर रही है। भविष्य का इनका लक्ष्य क्या है? बिना विवो के, है ना, कंपनी को उम्मीद है कि वो कम से कम 15 से 17% की ग्रोथ करेगी और करीब 56,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। शुरुआत में मार्जिन पर थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी खुद पुर्जे बनाना शुरू करेगी, मुनाफा बढ़ेगा। अगर इस चीज को थोड़ा सा संक्षेप में समझें, डिक्सन अब सिर्फ असेंबली करने वाली कंपनी से हटकर एक ऐसी कंपनी बन रही है जो खुद के डिजाइन और खुद के कंपोनेंट्स जैसे स्क्रीन और कैमरा बनाती है। भले ही बाजार में थोड़ी मंदी है, लेकिन कंपनी का फोकस अपनी क्षमता बढ़ाने और नए मार्केट एक्सपोर्ट करने पर है। तो इस चीज को हमने यहाँ पे देख लिया। और ये चीज जो हमने जिस चीज को हमने वो किया था, जो अदर जेवीज हैं, अदर जॉइंट वेंचर हैं, जैसे जापान फॉर एसीपीसीबी सीबीए, ये पूरी चीज यहाँ पे दे रखी है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज हमने समझ ली कि जो मैनेजमेंट है उसका फ्यूचर ग्रोथ को लेकर क्या नजरिया है और कंपनी इन फ्यूचर कैसे काम करने वाली है। तो सभी चीजें कंपनी के फेवर में है और कंपनी यहाँ से अच्छी खासी ग्रो भी करेगी। और फिर हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखे हैं जो कि हाईएस्ट एवर हैं और लगातार इंक्रीजिंग मोड में है। अब अगर हम टेक्निकल की बात करें यहाँ पे, इस स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया है और आज हम दोबारा डिस्कस करने हैं रिजल्ट आने के बाद। अगर हम आज की डेट में देखें 13 मई 2026 को, तो 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर हम आज का चार्ट देखें, तो जो पहले 15 मिनट में जो लो बन गया था उसके बाद स्टॉक प्राइस लगातार अप मूव में था। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो यहाँ से लगभग ये क्लोज कितना हुआ था, लगभग 8.5% के आसपास स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ है। अगर नंबर इतने ही खराब होते हैं, है ना, या फिर कंपनी में ग्रोथ है ही नहीं है, तो फिर इतना मूव आएगा क्यों, जब मार्केट में पिछले 2-3 दिन से एक साफ सेलिंग देखने को मिल रही है। फिर अगर हम डेली चार्ट पे देखें, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को करके देखें, तो यहाँ पे अगर हम आज का वॉल्यूम देखें, तो आज का वॉल्यूम कितना है, 2.69 मिलियन। और जब मेक इन इंडिया का जब ये आया था, तो वहां पे हम देखें तो फिर एक चीज और देख सकते हैं हम, 2023 से लगभग 7 गुना 2023 में देखें हम, अगर हम उससे पीछे की बात करें जब कंपनी लिस्ट हुई थी, तब से लेकर अब लगभग कंपनी लिस्ट हुई थी 2017 के आसपास, दिसंबर 2017 के आसपास, तब से लेकर ऑल टाइम हाई तक की बात करें हम, तो कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, 34 टाइम, 7 साल में 34 गुना, है ना। अगर आने वाली ये 20 साल में भी 34 गुना देती है ना, ये इसी स्पीड से चलती है, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होने वाले हैं, बहुत ही सुपर। मतलब किसी टाइम पे स्टॉक 550-600 ये ट्रेड कर रहा था और स्टॉक ने हाई कितना लगाया था, लगभग 19,000 के आसपास। ऐसे में मैं तो इस पर काफी बुलिश हूँ। बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फाइनेंशियल्स देख लिए, कंपनी की फ्यूचर आउटलुक देख लिया कि कैसे बिजनेस करने वाली है और कैसे कंपनी ग्रोथ करने वाली है। फिर अगर हम ऑल टाइम हाई तक भी ट्रेड करें यहाँ पे, एक तो जैसे V20 है यहाँ पे, यहाँ तक हम ट्रेड करें V20 की रेंज तक, तो ये हमारा निकल के आता है लगभग 51% आज के क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे।
अगर हम ऑल टाइम हाई पर जो क्लोजिंग है वहां तक ट्रेड करें तो ये लगभग आता है हमारा 70%। तो हम अपने अपने नजरिए से जितने टाइम तक हम होल्ड कर सकते हैं, जितना हमारे अंदर पेशेंस है, उस हिसाब से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब ये चीज देखने में अच्छी तो लगती है कि कंपनी ने 2017 से 2024 के बीच में 35%, 35 गुना, 34 गुना रिटर्न दिया है। लेकिन जब होल्ड करने की बात आती है, जब स्टॉक हमारी बाइंग प्राइस से 10% नीचे चला जाता है, 2% नीचे चला जाता है, तो वहां पे पेट खराब होने लगता है। और हम बात करते हैं कि 30 गुना लेंगे, 10 गुना लेंगे, तो उसके लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और पेशेंस कब आएगा? जब हम कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, कंपनी की ग्रोथ क्यों होने वाली है उस चीज को हम समझेंगे, उस चीज से हमारे अंदर पेशेंस आता है। चाहे उसके बाद कोरोना जो 2020 में जो पेंडेमिक आया था, उसमें जो मंदी आई थी, उस मंदी में भी हम पैनिक में सेल करने की बजाय और ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और ज्यादा हम क्वांटिटी ऐड करते हैं, ना कि सेल करते हैं। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। मेरा किसी भी वीडियो में आप लोगों को टिप प्रोवाइड करवाने का कोई भी इरादा नहीं रहता। मेरा मुख्य लक्ष्य रहता है आप लोगों को चीज़ों को सिखाना, समझाना कि कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कैसे किसी कंपनी की रिपोर्ट हमें पढ़नी चाहिए। मान लो जैसे है, अभी कौन कॉल्स है, ये इंग्लिश में है। मान लो हमें इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे। और लैपटॉप वगैरह है, जैसे लैपटॉप में जेमिनी है, मोबाइल फ़ोन में जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, और भी एआई के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वहाँ पे हम उनको हिंदी में समराइज करके समझ सकते हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी के टाइम पे भी हम इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा यहाँ पे काम करना बेकार है। ओके। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।